अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। जो बच्चे एमडी कैट नम्स पढ़ रहे हैं उनको आखिर में मेरी शक्ल देखनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, देखनी तो है ना। फिर जब तक है जान तब तक है जहान, तब तक है एमडी कैट प्लस नम्स। अच्छा, शेर जो है ना वो ख़राब हो गया। मैं इतना अच्छा शायर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा ना शुगर लगाने का, लगाया नहीं गया। फिर पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है? क्यों बच्चों, ठीक है ना? जो बच्चों सलाम कर रहे हैं इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं मेरे चहीते बहन भाई डॉक्टर्स फ्यूचर के? क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे? जल्दी से बच्चों मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन थैंक यू। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू किया हुआ है एमडी कैट और नम्स के अंदर, और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। कल मैंने कहा था रीड करके आना है, किसी ने रीड किया या नहीं किया? क्यों बच्चों, किसी ने रीड किया? मेरा ख्याल है कुछ बच्चों ने किया होगा और बाकी सारे मेरे जैसे हैं जिन्होंने नहीं रीड किया होगा। ठीक है, चलें इंशाल्लाह सर चैटिंग करें, माशाल्लाह करते रहें जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ठीक है जी। क्या है ये? सानिया पूछ रही है मुझे क्या है? मनु की है, कुछ भी नहीं बेटा। आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या है? अच्छा, किया है, क्या है नहीं किया है। मुझे गलत समझ आई। वेल डन, मतलब रिवाइज किया है, पढ़ा है, याद किया। वेरी गुड सानिया जी। जी पूरी बुक पढ़ ली है नुमान खान। अब आपके पास इतना नॉलेज है ना, अब क्या करें? मेरे पास बहुत अच्छी जो है ना वो जुगत है आपके लिए, लेकिन ना मैं कहता हूँ चले रहने ही दें। चलें बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन आंटियों को। ठीक है जी। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप है। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। चैप्टर नंबर 2 में हमने जिनको पढ़ा ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट बच्चों प्रोटीन है, क्योंकि ये 50%, ये एमसीक्यू के तौर पर याद करें, 50% ऑफ ड्राई वेट सेल का जो ड्राई वेट है, मीन पानी निकाल के, ड्राई वेट का मतलब क्या है? पानी निकाल के जो बाकी बचता है उसमें से 50% जो ना आपको प्रोटीन नजर आएगी। और दे आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर है जी ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कहाँ पे होती है प्रोटीन, क्या क्या करती है? हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स नज़र आती हैं। इवन हम जब बोटियाँ खा रहे होते हैं, मलाई बोटियाँ खा रहे होते हैं और दूध पी रहे होते हैं, उसके अलावा हम लोग दालें खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं। सो हम देख लेते हैं जी प्रोटीन्स ये सारी हमारी बॉडी में जब चली जाती हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर कुछ नई प्रोटीन्स बना देती हैं। अब वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर क्या करती हैं, चेक करती हैं ना, इसलिए मैंने उनको आंटियाँ कहा। सो हमारे पास सबसे पहली जो आंटी प्रोटीन है उसका काम है कि वो स्ट्रक्चर्स बनाती है, बिल्ड स्ट्रक्चर। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है ना 60 to 80% स्ट्रक्चर प्रोटीन ने बनाया होता है। उसके अलावा ये कैटालिसिस करती है, बिकॉज एंजाइम्स भी क्या हैं? प्रोटीन्स। एंजाइम्स भी कभी क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है। और उसके बाद ये एंजाइम्स की फॉर्म में क्या करती हैं? कैटालाइज कर रही होती हैं, रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती हैं। हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, नॉट ऑल, सम हार्मोन्स आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे डू रेगुलेशन, बैलेंस करते हैं ना, ऊपर नीचे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह इंसुलिन है
वो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है, कर रही होती है, ता नहीं थी है। इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा हमें मिलेंगी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर हमें कौन कौन सी प्रोटीन मिलती हैं? हमें मिलती हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसको मैं HB लिख रहा हूँ, मायोग्लोबिन जिसको मैं MB लिख रहा हूँ, बल्कि लिख ही देते हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, मायोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हार्मोन्स के अंदर हम लिख देते हैं इंसुलिन का नाम, एंजाइम के अंदर हम लिख देते हैं पेप्सिन का नाम, ताकि एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ पता चलती जाए। ट्रांसपोर्ट के बाद आपको मिलेंगी 5वें नंबर पे इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन IG। इसी कई टाइप्स होती हैं, IgA, IgB, वो हमारे लेवल का हिस्सा नहीं है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होती हैं, ये डिफेंड करती हैं हमें, ओके। अच्छा, हेयर नेल वाली स्ट्रक्चर में आ जाती है, हमारे नाखून, हमारे बाल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो वो स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। एंटीबॉडीज के बाद हमें मिलेंगी क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्लॉटिंग यानी खून को जमाने वाली प्रोटीन्स। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है क्लॉटिंग प्रोटीन का, ये सुन लें। क्लॉटिंग प्रोटीन 3 है। नंबर 1 फाइब्रिनोजिन है जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन है। ये क्लॉटिंग के वक्त धागे बनाती है फिब्रिन प्रोटीन के। फिब्रिन प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है पानी में, सो इसके धागे आपके जख्म को भर देते हैं, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाली जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। सो ये तीनों मिलकर क्लॉटिंग कराती हैं। ये रिएक्शन लिख लें, बड़ा काम आएगा आपके। फाइब्रिनोजिन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है। जब भी कहीं पे खून आता है, जख्म लगता है, वहाँ पे ये फिब्रिन में कन्वर्ट होकर इनसॉल्युबल हो जाती है, ताकि पानी लगने से जख्म डिजोल्व ना हो जाए, और इसको कैटलाइज करती है प्रोथ्रोम्बिन। सो ये 3 प्रोटीन्स जो हैं ये काम करती हैं, ओके। क्लॉटिंग प्रोटीन के बाद आपको बताते हैं मूवमेंट्स, मूवमेंट्स की कुछ प्रोटीन होती हैं जो सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवा रही होती हैं, मूवमेंट करवा रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी हम उन्हें कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, ठीक है। मूवमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्शन। कुछ मूवमेंट करवा रही हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो प्रोटीन है उनको वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाती हैं, ट्यूबुलिन होती है उनके अंदर। कॉन्ट्रैक्शन जो करवाती हैं उनमें एक्टिन होती है, मायोसिन होती है, एक्टिन होती है, मायोसिन होती है, जो मसल्स के अंदर भी होती हैं और साइटोकाइनेसिस के अंदर भी। ये एक्टिन और मायोसिन क्या करवाती हैं? क्लीवेज फोरो, सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्यूबुलिन से माइटोटिक अपरेटस बनता है जिससे क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। माइटोटिक अपरेटस बनता है जिससे क्रोमोसोम्स की हरकत होती है। उसके अलावा आपको मिलेगी बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंसिंग वाली प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रोटीन्स जो ऑस्मोटिक बैलेंस कायम रखती हैं ब्लड का, उसमें आपको मिलेगी अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन प्रोटीन आपको मिलेगी। सो मेरा ख्याल है काफ़ी एग्जांपल्स हो गई हैं। ये सब के सब MCQ हैं कि कौन सा काम कौन सी प्रोटीन सर अंजाम दे रही है। ओके चलें जी, मेरा ख्याल है फंक्शंस क्लियर हो गए। हेयर वी गो टू द कंपोजिशन। भाई ये प्रोटीन अच्छा इतनी जगहों पे काम कर रही है, इतनी प्रोटीन, इसका मतलब सर के बालों से लेके
पाँव के नाखूनों तक मेन जो काम है ना वो सारे प्रोटीन के जिम्मे लगाए हुए हैं। मतलब ये आपकी बॉडी के, जिस तरह अर्थुरुल ड्रामे के अंदर एल्प्स आ रहा है, माय ब्रेव एल्प्स, तो बॉडी की जो ब्रेव एल्प्स है ना, एल्प्स, अर्थुरुल कहता है माय एल्प, तो ये प्रोटीन बॉडी की ब्रेव एल्प्स होती हैं। सारा काम इन्होंने अपने ठेके लिया हुआ है, अपने जिम्मे लिया होता है। सो दे आर दी ब्रेव एल्प्स ऑफ अर्थुरुल, ओहो ब्रेव एल्प्स ऑफ बॉडी। ठीक है, रुकी है क्या सबकी? नो, किसी की नहीं रुकी, सबकी ठीक चल रही है। हेयर वी गो टू दी कंपोजिशन। बच्चों ये नोट कर लिया है? मेरा ख्याल है कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं कंपोजिशन पे कि प्रोटीन बने किस चीज की है। प्रोटीन बनी होती है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे एक बिल्डिंग, सर ब्लर है वीडियो थोड़ी, ऑस्मोटिक की मैंने लिखी है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, चले, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। सेल के अंदर ना 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 170 अमाइनो एसिड सेल में होते हैं, एमसीक्यू के तौर पर याद रखें। इनमें से सारे स्पेशल नहीं है जो प्रोटीन बनाए, कुछ को ज्यादा स्पेशलिटी मिलती है तो वो बना देते हैं प्रोटीन्स। वो कितने हैं? सिर्फ प्रोटीन्स बनाने वाले 25 हैं, 25 हैं। लेकिन इनमें से भी 20 ऐसे हैं जो अबंडेंटली मेक प्रोटीन, मोस्टली मेक प्रोटीन्स। सो हम इन्हीं 20 को ज्यादा तरजीह देते हैं जो हमारी प्रोटीन बनाने के लिए इन्वॉल्व है। ठीक है, इतनी प्रोटीन्स होती हैं। सो व्हाई वी नीड प्रोटीन सप्लीमेंट। बेटे ये प्रोटीन तभी बनती हैं जब आप प्रोटीन खाते हैं, जब आप प्रोटीन नहीं खाते तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। ये तो मैंने कहा इतने ज्यादा, ये इसकी मिसाल है जैसे इतने सोल्जर होने चाहिए, ये सारे काम प्रोटीन से करवाने हैं। प्रोटीन कैसे बनेगी? ये बनेगी कैसे? ये तब बनेगी जब आप प्रोटीन खाएंगे। जो लोग सही तरह खाते नहीं हैं, बेचारे माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, कमजोर हैं, उनको प्रोटीन के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लें जी, अमाइनो एसिड से मिला के हम प्रोटीन तैयार करने लगे हैं। 1 बाय 1 अमाइनो एसिड का पहले हम फार्मूला देखेंगे, फिर हम उसको मिलाएंगे। जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन से स्टार्ट होता है। तो अमाइनो में पहला बंदा है अमाइनो, पहला जो उसका हाथ है वो अमाइनो है। सो मैंने लगा दिया जी अमाइनो, अमाइनो लग गया। फिर एसिड है, एसिड लगा दो, ये लग गया एसिड। अब अमाइनो एसिड की टाइप कौन सी होगी वो डिपेंड करेगी अल्काइल ग्रुप के ऊपर, अल्काइल ग्रुप लगा दो। अब 3 वैलेंसियां पूरी होगी, चौथी पूरी कर दो हाइड्रोजन लगा के। ये आपके अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला बन गया। अमाइनो ग्रुप लगाओ, एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, कौन सा अमाइनो एसिड है उसके लिए आर लगाओ। अब अगर ये ग्लाइसिन है, अगर ये ग्लाइसिन है जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो आर की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, आर की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। अगर ये इससे थोड़ा सा नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, अलानीन है, तो आर की जगह मिथाइल, इसी तरह फिर इथाइल, और ये आर चेंज होता जाएगा, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। सो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंडेंट अपॉन अल्काइल ग्रुप। सो दोबारा जनरल फार्मूला लिखते हैं, आर ग्रुप, इसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जैसा आर होगा वैसा अमाइनो एसिड होगा। सो हमें पता चल गया जी अमाइनो एसिड कैसा होता है। अब हम अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन तैयार करने लगे। ऐसे नहीं बन जाती प्रोटीन, पहले एक अमाइनो एसिड आता है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर 5वां आता है, एंड सो ऑन। जब 2 आते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को डाइपेप्टाइड कहते हैं। जब 3 आते हैं तो ट्राइपेप्टाइड कहते हैं।
इसी तरह एंड सो ऑन। और जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो ये बन जाता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही बाद में क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। सो ऐसे बनता है प्रोटीन। सर ये एमसीक्यू क्या बनेगा? मोस्टली मेक प्रोटीन जी, कि सबसे ज्यादा अबंडेंटली जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो 20 हैं। कॉमनली लिख लें, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? 20 हैं। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। चलें, तो काफी ज्यादा जब लंबी चेन बन जाएगी तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद वो बन जाएगी प्रोटीन। बना के चेक करते हैं, जी। बनाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। पहले आप इधर ड्रॉ करें ग्लाइसिन, ये जी ग्लाइसिन है, पहचाने इसको, ये ग्लाइसिन है, क्योंकि इसके आर ग्रुप की जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। एलानिन ड्रॉ करें, 2 अमीनो एसिड जोड़ देंगे हम, 2 अमीनो एसिड जोड़ें, लें जी, ये अमीनो ग्रुप, कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, और नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एलानीन। अब इनमें और पहले वाले में फ़र्क क्या है? इसके मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को खोला है, इसके अमीनो ग्रुप को खोला है। तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगले के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, और कैसे करता है? ये देखें क्या बन गया? पानी बन गया। जैसे ही पानी बना, पानी रिलीज हो गया, मिटा दो इसको, मिटा दो जी। पीछे क्या बचा? कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। दिस CN बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे ग्लाइसाइल एलानीन। और याद रखो ग्लाइसाइल एलानीन एक डाइपेप्टाइड है। इसी तरह एक और यहाँ पे अमीनो एसिड आके लगेगा, फिर एक और लगेगा, फिर एक और लगेगा, और चेन लंबी होती चली जाएगी। इधर एक MCQ का जवाब दें, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ डाइपेप्टाइड, अल्फा है 1, बीटा है 2, चार्ली है 3, डेल्टा है 4। इस MCQ को सॉल्व करें बड़े ही ध्यान के साथ और आंसर बताएं। एक डाइपेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? चलें स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग बहुत सियाने हैं और आप लोगों को ये मिनट पे पता भी चल जाएगा। हाँ जी, कितने हैं? एक डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं? और अगर हम चेंज करके यहां लिखें इन अ पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। जब भी आपने पेप्टाइड बॉन्ड गिनने हैं ना, अमीनो एसिड से एक कम गिनना है। अमीनो एसिड से जो जिन बच्चों ने एक का उनका ठीक है, पिछले MCQ के जवाब में जिन्होंने 2 का उनका गलत है। तो याद रखें, जब भी देखें 2 अमीनो एसिड हैं, बॉन्ड बीच में एक है, क्योंकि आगे कोई बॉन्ड नहीं है। इस तरह पेंटापेप्टाइड जो होगा 1 2 3 4 5 5 अमीनो एसिड्स हैं। 5 अमीनो एसिड्स हैं तो पेंटापेप्टाइड है, और बीच में बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की जगह नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ पेंटापेप्टाइड 2 3 4 5। तो कॉमन सेंस की बात है, अब आंसर 5 होगा, यानी डेल्टा। तो पेंटा डाई ट्राई दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टाइड अमीनो एसिड के लिए वर्ड यूज होता है। चलें जी, तो और इसके अलावा पेप्टाइड का बॉन्ड कौन सा है जी? CN लिंक है। कौन सा है जी? CN लिंक है।
चलें जी, वेरी गुड। इसका मतलब आपको बात समझ आ गई, जल्दी समझ आ गई, इसलिए ध्यान से। और हाइड्रोक्सल ग्रुप किसने दिया पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, और हाइड्रोजन किसने दिया फॉर पेप्टाइड बॉन्ड? फॉर पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप किसने दिया और हाइड्रोजन किसने दिया? और ये प्रोसेस डीकॉन्डेंसेशन भी है, डिहाइड्रेशन भी है, सॉरी कॉन्डेंसेशन और डिहाइड्रेशन। सर कौन सी प्रोटीन के स्ट्रक्चर किसी के याद नहीं करने, खाली अमीनो एसिड और ये डाइपेप्टाइड याद करना है। चलें जी आगे चलते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझते हैं और आपको मैं बताता हूं किस तरह आपने याद करना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। OH कार्बोक्सिलिक यानी एसिडिक ग्रुप देता है और H अमाइनो ग्रुप देता है, ये पूछने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देता है, एसिडिक ग्रुप, और H अमाइनो ग्रुप देता है। सो हियर वी गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों स्ट्रक्चर समझ आ गया ना तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। स्ट्रक्चर समझाने के लिए पहले आपको जरा अलर्ट कर दें MCQ के तौर पर, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी। प्रोटीन है जी इंसुलिन, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वार्टरनरी है? हाँ जी बच्चों चेक कर लेते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फड़े गए सारे, पकड़े गए सारे, पकड़े गए। लो जी आंसर है इसका क्वार्टरनरी प्रोटीन। पूछो कैसे? अब आपको मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। क्वार्टरनरी प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है जी चेक कर लेते हैं आज, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा, ठीक है। सारे फड़े गए ने, सब फड़े जाएंगे पुत्रों, सब फड़े जाएंगे। कैसे होता है जी चेक करते हैं। सो चेक करने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको एक्सप्लेन करने से पहले बैटरी भी चेंज करवा लें। चलें बैटरी भी चेंज करवा लेते हैं, बैटरी चेंज कर दें। कैसे? अभी आपको बताते हैं जी कैसे। पूछें कैसे? शाबाश, चेक करते हैं जी कैसे है। तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को, बल्कि एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सारे स्ट्रक्चर्स को कॉन्टिन्यूअसली, सर बुक में प्राइमरी में आया, बेटे अभी समझा देते हैं प्राइमरी में कैसे आया। प्राइमरी में तो हीमोग्लोबिन भी आया है, प्राइमरी में तो हीमोग्लोबिन आया है, तो क्या क्वार्टरनरी। लें जी ये 4 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने आज अल्लाह के हुक्म से। मजा ना आया तो पैसे वापस। लें जी 4 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने, लाइनें सीधी हो जाएंगी तो बड़ा मज़ा आएगा, टेढ़ी हो जाएंगी तो फिर ख़राब हो जाएगा। मसला ख़राब नहीं करना, यहाँ तक इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। लें जी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा। इधर हम लिखेंगे जी इनके फीचर्स, फीचर्स लिखेंगे। लें जी अब हम बेटे अब आपस में बात ना करें बिल्कुल भी, आप ध्यान दें। सबसे पहले याद रखें प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। हम जब भी किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो हम सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि जब एक चेन बन जाती है ना, सीधी चेन जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आती है, वो काम करने के काबिल नहीं होती जब तक वो कॉइल वगैरह ना हो जाए। सो हम चेक करते हैं प्राइमरी में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। प्राइमरी में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं
कितने अमीनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। बस दो बातें हमें पता चलती हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चलता। चेन की फर्दर कॉइलिंग की इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेट चेन तो काम करने के काबिल है ही नहीं। आप लोगों को याद है मैंने बताया था गोल्जी में जाके प्रोटीन ऐसे ऐसे हो जाती है, सो जब तक वो मुड़ेगी नहीं वो काम करेगी। सो ये कॉइलिंग एक्सप्लेन करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कॉइलिंग दो तरह की होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में और बीटा प्लेटेड की फॉर्म में। अल्फा हेलिक्स ऐसा होता है, अल्फा हेलिक्स ऐसा होता है स्प्रिंग की तरह। ये अल्फा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेटेड शीट है जिसमें फोल्डिंग बैक अपॉन इटसेल्फ होती है। ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये कॉइलिंग है। कुछ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में आके सही काम करती हैं, कुछ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में आकर सही काम करती हैं, लेकिन कुछ इससे भी आगे जाती हैं। और वो जो है ना, मेरे पास किधर गया, उस दिन मैंने आपको समझाया था। ये मेरी प्रोटीन आ गई है मेरे पास, ये देखें, ये सीधी चेन है। जैसे ही इसको कॉइल किया, ऐसे ऐसे कॉइल किया अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, ये बन गया सेकेंडरी। और टर्शरी कैसे बनेगा जब ये इसका क्या बन जाएगा, ऐसे गुच्चू मुच्चू। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज द टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें चेन अपने ही गिर्द फोल्ड हो जाती है और एक ग्लोबुलर शेप बना देती है, ग्लोबुलर शेप बना देती है। ग्लोब बन जाता है, बॉल बन जाती है, बॉल टाइप शेप बन जाती है। और क्वार्टरनरी के अंदर चेन ज्यादा होती हैं, एग्रीगेट होता है। एग्रीगेशन मीन ज्यादा, मिल जाना, एग्रीगेशन ऑफ ज्यादा सारी चेन्स। ज्यादा सारी चेन्स होती हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, एग्रीगेशन ऑफ चेन्स। सम टाइम प्रोटीन क्वार्टरनरी में जाके काम करने के काबिल होती है। सो चेक करते हैं, सारे स्ट्रक्चर एक साथ अप्लाई करते हैं ताकि समझ आए चीज की। इंसुलिन की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। इंसुलिन की एक चेन 21 अमीनो एसिड्स की होती है, एक चेन 21 अमीनो एसिड्स की होती है और दूसरी चेन अल्लाह भला करे आपकी 30 अमीनो एसिड्स की होती है, 30 अमीनो एसिड्स। तो टोटल मिला के इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं और दोनों जुड़े होते हैं चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना हुआ देख लें कैसा होता है। दिस इज व्हाट, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इतना ही बताएगा आपको, सिर्फ बताएगा जी तादाद कितनी है। आपने बता दे जी 21 तादाद है पहली चेन में अल्फा के अंदर और बीटा चेन में 30 तादाद बता दे जी। आपको सीक्वेंस बता देगा जी, पहले ग्लाइसिन लगा हुआ है, फिर अलानिन लगा हुआ है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, ठीक है। जैसे आपके अल्फाबेट्स कितने हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 है ना, 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट्स का सीक्वेंस तब्दील करके मिलियंस ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स इंग्लिश के बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीक्वेंस तब्दील करने से बन जाते हैं। मेरा ख्याल यही है ना बच्चों, सीक्वेंस तब्दील करते हैं। 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट में सीक्वेंस, मसलन आपका एक नाम होता है जी अनस। अनस में एक अल्फाबेट 2 मरतबा आया, यानी एक अमीनो एसिड 2 मरतबा आया है, ए। एन एक मरतबा आया, एस एक मरतबा आया। इसी के अगर मैं सीक्वेंस को तब्दील कर दूं तो लड़की का नाम बन जाएगा सना, लड़की का नाम बन जाएगा। उसी अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तब्दील करने से भी प्रोटीन बदल जाती है। 10,000 किस्म की प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में। इसी इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे पैरेलल लिख रहा हूं। 20 हमारे अमीनो एसिड्स हैं मशहूर और वो 10,000 किस्म की प्रोटीन हमारी बॉडी में बनाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, 20 किस्म के अमीनो एसिड 10,000 किस्म की प्रोटीन बना रहे हैं? क्योंकि तादाद तब्दील करने से और सीक्वेंस तरतीब बदलने से प्रोटीन बदल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे
आपके सामने नाम के अल्फ़ाबेट्स की तरतीब चेंज करके प्रोटीन चेंज कर दी, ऐसे ही प्रोटीन चेंज। तो प्राइमरी में सिर्फ आपको ये पता चलेगा कोई भी आपकी प्रोटीन है बेटे उसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, 21 हैं कि 30 हैं, टोटल मिला के 51 है, तादाद कितनी है और तरतीब क्या है, इधर क्या है, ए है, इधर सी है, इधर डी है, सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस, बस ये पता चलेगा आपको। इसके बाद कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपको प्राइमरी में पता नहीं चलेगी। हीमोग्लोबिन की एग्जांपल भी प्राइमरी में लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी आप तादाद बताएंगे ना, तादाद तो बतानी है ना आपने। तादाद कैसे बताएंगे आप कहेंगे जी 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड है, टोटल मिलाएंगे तो आपके पास तादाद नंबर आ जाएगा जी 574। बस तादाद बतानी है आपने। ये एक अल्फा चेन, ये दूसरी अल्फा चेन, ये तीसरी, ये सॉरी एक बीटा चेन और ये दूसरी बीटा चेन, 4 चेन्स हैं। चारों चेनों को खोल के क्या बताया, तादाद बताएंगे तो ये हीमोग्लोबिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ले जी प्राइमरी क्लियर। सिर्फ आपको ये बताना है प्राइमरी में तादाद कितनी है बस, और सीक्वेंस कितना है, और कुछ नहीं बताना। अब ये तादाद और ये सीक्वेंस कहां से आता है? दिस सीक्वेंस, ये सारा सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है कोड, खुफिया मालूमात, खुफिया इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए पे रखी हुई है अल्लाह ने। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है जीन्स की, उसी के मुताबिक प्रोटीन्स बनती हैं, जो हम इंशाल्लाह सेंट्रल डोगमा में जाके पढ़ेंगे। सो इतना क्लियर हुआ कि प्राइमरी में खाली क्या बताना है, नंबर और सीक्वेंस। अब सेकेंडरी में जाके वो चेन फोल्ड कैसे होती है, गोल्जी प्रेडस में जाके ऐसे फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का ये मेथड भी हो सकता है और यो हीमोग्लोबिन में हेलिक्स की फॉर्म में चेन मुड़ती चली जाती है। अगर आप जो यहाँ पे थे ना, ये एक हीमोग्लोबिन की चेन, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन। अगर आप इस एक चेन के इतने हिस्से को बड़ा करके देखते हैं, बल्कि आपको पहले बड़ा नहीं करना चाहिए, पहले आपको ये एक चेन बाहर निकालनी चाहिए। एक ग्लोब, एक बॉल बाहर निकली, टर्शरी है। इस एक बॉल की इतनी सी जो चेन है, इसको हम जब खोल के देखते हैं एचडी के अंदर, तो हमें इसकी क्वाइलिंग नज़र आती है, ऐसे क्वाइलिंग नज़र आती है ऐसे। और इस क्वाइलिंग में हमें ये नज़र आता है कि एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक टर्न के अंदर। जब हम इसको मज़ीद खोलते हैं तो हमें पता चलता है कितने नंबर हैं और क्या सीक्वेंस है। सो इसको जब हम मज़ीद खोलेंगे तो ये सीधी चेन जो आपके पास आएगी, ऐसे वाली जो चेन आएगी आपके पास, दैट विल बी प्राइमरी। सो ये प्राइमरी है जिसमें आपको बस ये पता चल रहा है कि तादाद क्या है, सीक्वेंस क्या है। ये सेकेंडरी है जिसमें आपको क्वाइलिंग समझ आ रही है। ये टर्शरी है जिसमें आपको ग्लोब बॉल एक गेंद की तरह नज़र आ रहा है, जिसमें 4 चेन्स हैं। ये क्वार्टरनरी है। चलें जी, अब हम इनके बॉन्ड्स, आवाज़ आ गई बच्चों? वेलकम बैक, वेलकम बैक। बॉन्ड्स देखते हैं जी। प्राइमरी में आपको नज़र आएगा पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान, और आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड ब्रिज वगैरह नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो भी तब नज़र आएंगे जब एक से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो आपस में आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे। ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्वाइलिंग खुल ना जाए। और आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में बहुत किस्म के मिलेंगे, जिसमें आपको आयोनिक भी मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलेगा।
डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह मिलेंगी आपको क्वार्टरनरी में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, प्लस इसके साथ साथ आयोनिक बॉन्ड और लास्ट पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का मतलब है जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है वो दूसरी चेन के हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के साथ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। बॉल समझाने के लिए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब इसको आप मीडियम में, पानी वाले मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, समझो ये पानी है, इस पानी के अंदर आपने इसको डिसॉल्व किया है, सो ये ऐसे अपने आप को ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट करती है, ये ग्लोब है, कि इसके सरफेस पे जो अमीनो एसिड है, इधर यहां पे जो अमीनो एसिड आपको मिलेंगे दैट विल बी हाइड्रोफिलिक, क्योंकि बाहर पानी है, बाहर क्या है, पानी। सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन अपने आप के साथ बड़ी चालाक है, और अंदर जो अमीनो एसिड है, अंदर वाले जो अमीनो एसिड हैं दैट विल बी हाइड्रोफोबिक, यानी पानी में जाते ही वो अपने आप को ऐसे बॉल बना लेगी। ये चेन थी ना मुड़ी हुई, ऐसे वो अपने आप को जो है ना वो ऐसे करके चेन बना लेगी। अब जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है वो सरफेस पे हैं, और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ने अपने आप को अंदर करके छुपा लिया है ताकि पानी उनके सामने ना आए। सो अंदर वाले जिन्होंने अपने आप को दफन कर लिया, आपके बोलने का बरी कर लिया, बरी मीन अंदर छुपा लिया, दफन कर लिया, चेन के अंदर छुप गए हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, और जो सरफेस पे रहेंगे क्योंकि बाहर सरफेस पे पानी है वो हाइड्रोफिलिक होंगे। ये पानी में प्रोटीन को डालने से ऐसे होता है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं अक्सर ऐसे होता है, ठीक है। ये तो हमारे लिपिड्स के अंदर भी ऐसा हुआ था ना, सेल मेम्ब्रेन में भी सरफेस पे हाइड्रोफिलिक पार्ट आ गए थे और जो टेल थी मेम्ब्रेन की वो अंदर चली गई थी। अगर याद हो किसी को या ना याद हो, किसी को याद हो या ना याद हो, तो हमने ऐसे कहा था कि ये मेम्ब्रेन है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी को फेस कर रहा है, सोल्यूशन को, इधर भी हाइड्रोफिलिक पानी को फेस कर रहा है, और बीच में हाइड्रोफोबिक टेल ये छुप गए हैं, बरी हो गए हैं। इसी तरह प्रोटीन भी अपने आप को ऐसे कॉइल करती है जैसे अमीनो एसिड छुप जाएं अंदर, और सरफेस पे कौन है, जैसे अगर कोई ऐसा मेहमान आता है ना, तो जिसको बच्चे ना पसंद करते हो, ठीक है, तो बड़े बाहर जाके उससे मिलते हैं और बच्चे अंदर जाके छुप जाते हैं ताकि उनसे दूर रहें। सो ये पानी में डालने से ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ ऐसा होता है, ये याद रख लें, ठीक है। टर्शरी का थर्ड बॉन्ड कौन सा लिखा है, टर्शरी किधर है, डाइसल्फाइड, ठीक है। चलें जी, क्लियर हो गया सारा, याद आए सर आपका फेवरेट स्ट्रक्चर, जी वेरी गुड। चलें, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ रह गई है। अब हम इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर, कि कौन सी प्रोटीन किस स्ट्रक्चर पे जाके काम करना शुरू कर देती है। बच्चों, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना के गोल्जी को दे दी, तो गोल्जी में कुछ प्रोटीन सेकेंडरी पे जाके काम करना शुरू कर देंगी और कुछ को टर्शरी तक जाना पड़ता है। चेक करते हैं जी, जो सेकेंडरी तक चली जाती हैं उनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, वो धागों की शक्ल में होती हैं, और जो चली जाती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर तक उनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स का नाम देते हैं। सो आखिरी डिफरेंस इनके अंदर भी देख लेते हैं क्या होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस कब काम करना शुरू कर देती हैं, ये वैसे फिब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं, इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन वो धागे बनाती है, फिब्रिल बनाती है, और इसमें जो चेन होती है वो फोल्ड होकर सफेरिकल यानी बॉल बना देती है, या एलिप्सॉइडल शक्ल, इस तरह गुच्चू मुच्चू इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसमें ऐसे आपको पॉलीपेप्टाइड धागे की फॉर्म में नजर आती है। ये काम करती है अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाके। अल्टीमेट स्ट्रक्चर इज द
सेकेंडरी, और यहाँ पे ग्लोबुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर तक जाती है तो एक्टिव होती है, काम करने के काबिल बनती है। फाइब्रस प्रोटीन पानी के अंदर कभी भी हल नहीं होती है, ग्लोबुलर हल हो जाती है क्योंकि इसके हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सरफेस पे आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक सरफेस पे आ जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड, बेटा प्राइमरी में तो बात ही सिर्फ तादाद की कर रहे हैं, तो डाइसल्फाइड का क्या करना है आपने, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड जुड़े कितने हुए हैं और किस सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। सो सॉल्युबल और दूसरी जो है ना वो आपको मिलेगी अनसॉल्युबल। याद रखें ये एक नॉन क्रिस्टलाइन होती है, नॉन क्रिस्टलाइन। फाइब्रस प्रोटीन के क्रिस्टल नहीं बन सकते, क्रिस्टलाइन नहीं है ये, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये क्रिस्टल बना देती है, दिस इज क्रिस्टलाइन। इलास्टिसिटी देखें, लचक देखें तो ये लचकदार प्रोटीन्स होती हैं, इनमें कोई लचक नहीं होती, दे आर इन इलास्टिक प्रोटीन्स, कोई लचक लुचक नहीं है। इनमें अक्सर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते वाली प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाली प्रोटीन है। ग्लोबुलर आमतौर पर फंक्शनल रोल प्ले करने वाली प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन आमतौर पर स्टेबल होती हैं, ये अनस्टेबल होती हैं और फौरन से डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं अगर इनके मीडियम में चेंज आए। मसलन मैंने कहाँ बनाया, ये अगर मीडियम जो कि पानी है इसके टेम्परेचर में, इसकी पीएच में तब्दीली आए तो इनका स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। जैसे एंजाइम का हमने पढ़ा डीनेचर हो जाता है अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ऊपर चला जाए, ठीक है। सो उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने से या पीएच डिस्टर्ब करने से ग्लोबुलर प्रोटीन्स अनस्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड होता है, नहीं, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है जो कॉइल को मेंटेन करता है। ये अनस्टेबल का मतलब समझ आ गया क्या, डिसऑर्गेनाइज हो सकती हैं, बुक की लाइन है, मीन टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, डीनेचर हो सकती हैं। सो दे आर लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको करवाई हैं, बुक में भी लिखी हुई हैं, आपको उनके फंक्शंस लिखवा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। फाइब्रस प्रोटीन्स में आपको मिलेगी कोलेजन जो कि बोन और कार्टिलेज के अंदर है। फाइब्रस प्रोटीन पहली एग्जांपल है कोलेजन। अब यहां पे देखें ये स्ट्रक्चरल रोल कैसे प्ले कर रही है, ये बना रही है, बोन बनाती है, मीन बोन का हिस्सा है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स का ये हिस्सा है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एक्टिन, मायोसिन ये मसल्स का हिस्सा हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ मसल्स, सो ये मसल्स बनाती हैं। केराटिन प्रोटीन बाल और नाखून बनाती है, हेयर और नेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। केराटिन के बाद आपको सिल्क प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन जो होती है ये सिल्क फाइबर बनाती है, सिल्क फाइबर बनाती है, रेशम के धागे, रेशम के कपड़े बनाती है सिल्क प्रोटीन्स। सो ये आपको मैंने बताया किसके बारे में कि ये स्ट्रक्चर बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एलास्टिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये कोलेजन वगैरह में होती है लेकिन इसको आपकी बुक में नहीं लिखा, सो लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स किस तरह फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, मैंने कहा ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। कैसे? ग्लोबुलर प्रोटीन में एंजाइम्स हैं, तो आप सबको पता है ये कैटालिसिस करते हैं, दे हैव फंक्शन, मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, तो इनका काम है ना, ये काम करते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, काम करते हैं, मैंने लिखवा दिया था शुरू में, रेगुलेशन करते हैं। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, काम करती है ये,
मतलब हिलती जुलती हुई नजर आती है आपको, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हुई नजर आती है। सो इसका मतलब ग्लोबुलर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, और फाइब्रस प्रोटीन अपनी जगह पे बैठी हुई होती हैं, ये काम नहीं करती, ये स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। ठीक है, इजी है ये तो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दिया है। अब आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, टाइम अप हो गया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूर टेस्ट। सो मेन चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, कहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए हर चीज़। इंशाल्लाह आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन करना तो कर लें। सर हाइड्रोफिलिक पार्ट डिजॉल्व होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट से अलग नहीं। बेटे अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। हम भी तो डुबकी जो है लगाते हैं ना, हम जब दरिया में नहा रहे होते हैं, हमारा मुंह ऊपर होता है, बाकी चीज़ें डिजॉल्व हुई होती हैं। चलें बच्चे, आप लोग इसका काम इंसुलिन क्वाटरनरी कैसे है, क्योंकि इंसुलिन ऐसी होती है, इंसुलिन की एक छोटी चेन होती है और एक बड़ी चेन होती है। ये दोनों चेन ऐसे गुच्चू मुच्चू हो जाती हैं, गुच्चू मुच्चू हो के इस तरह की ये प्रोटीन बन जाती है, इसलिए ये क्वाटरनरी है। ठीक है, आमतौर पर इंसुलिन में 2 सल्फाइड बॉन्ड नजर आते हैं, 2 सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर किसी को इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, अगर हमने ज़्यादा जल्दी कर लिया तो आप शाम को इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है सर, ये कल अगेन रिवाइज करें। बेटे आप इसको शाम को दोबारा सुन लीजिएगा, कल रिवाइज करने से बेहतर है आप शाम को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बेटे, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इंसुलिन के अंदर। आप शाम को दोबारा रिवाइज कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर तो इंसुलिन टर्शरी हुई, टर्शरी स्ट्रक्चर टर्शरी ही है, लेकिन चूंकि चेन 2 है, एग्रीगेट हो गए ना 2 चेन। जब चेन 1 से ज्यादा होती है तो क्वाटरनरी है। चेन 2 है, एक में 21 अमीनो एसिड, एक में 30 अमीनो एसिड। चेन 2 है इसलिए क्वाटरनरी है। ये तो टर्शरी। बेटे ये 2 बनाई है मैंने, चलें दोबारा देखें। एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, बीटा चेन, 2 चेन्स मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, इसलिए क्वाटरनरी है। क्लियर हो गया? बाकी जिसको क्लियर नहीं हुआ वो ये लेक्चर दोबारा भी सुन सकता है, पोर्टल पे ही पड़ा होता है, जितनी मर्तबा चाहें सुने, इट्स अप टू यू। लेकिन देखें प्रोटीन है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब मैं इस टेबल को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की बेइज्जती कर रहा हूँ। बच्चों ये इनसोल्युबल है, ये सोल्युबल है, ठीक है, ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है, इस तरह की बातें आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है सर, एक आउटर भी तो होता है। बेटे 2 ही होते हैं। मोस्टली को ये चीज़ें क्लियर होगी, बाकी जिनको स्पीड से इशू है वो ये लेक्चर दोबारा सुने। मैं रिकमेंड करता हूँ जिस तरह वो डॉक्टर कहता है ना अपने मरीजों को, बेटा ये गोली सुबह दोपहर शाम खाएं, तो आप दोपहर तो हो गई है, शाम को एक मरतबा ये गोली दोबारा खा लें। ठीक है मेरे बच्चों, डॉक्टरों थोड़ा सा ना मजबूत हो जाओ, काम ज़्यादा करने की भी आदत डालो, फ़ायदा होगा फ्यूचर में। डॉक्टरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो एक गोली शाम को खाने के बाद इस लेक्चर की दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और मुझे इजाज़त दें, मैं उम्मीद करूंगा कि आप शाम को ये गोली दोबारा खाएंगे ताकि कल आपको ये दोबारा रिवाइज करवाना ना पड़े। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेस्ट सॉल्व करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।